दोस्तों, आज मैं आपका चुनावी प्रोफेसर हरियाणा की बात करने वाला हूं, क्योंकि चंद घंटों के अंदर हरियाणा का सियासी माहौल पूर्ण रूप से बदल चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पर मेरा फोकस इस बात पे है और आज आपको आने वाले 20 मिनट में पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या 2024 के अंदर हरियाणा में 10 में से 10 कर आंकड़ा रिपीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कौन सी जाति का कौन सा वोट लेना जरूरी है, कहां से कितने वोट लेना जरूरी है, सब आपको समझेंगे। A to Z हरियाणा की राजनीति की जानकारी आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि हरियाणा में 10 में से 10 सीट जीतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अनिवार्य है। उसके बगैर 400 का आंकड़ा एनडीए नहीं छू सकती। 2014 में 7 सीट आई थी, 2019 में 10 में से 10 सीट आई थी। इस वक्त मैं आपको पूरा हरियाणा की राजनीति का A to Z समझाऊं, उसके पहले आज हरियाणा की राजनीति ने किस तरीके से करवट बदली, देखिए 24 की सरकार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। नायब सिंह अपनी कुर्सी से उठे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चरण स्पर्श किए। इसके बाद ही हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। लगे हाथ एक एक कर 5 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली। श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जेपी दलाल और बनवारी लाल मंत्री बने। मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया, लेकिन बीजेपी उनके कामों की तारीफ कर रही है। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी का उनको बहुत बड़ा तजुर्बा है, संगठन का भी तजुर्बा है और बहुत अच्छी सरकार चलाई है। जल्दी भारतीय जनता पार्टी उन्हें बड़ी भूमिका देगी। नायब सिंह विधानसभा में बुधवार को विश्वास मत भी हासिल करेंगे। आदरणीय राज्यपाल जी को हमने कहा है कि कल 11 बजे हाउस बुलाने की हमने बात कही है। 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है। आपको बता दें कि नायब सिंह बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद भी हैं। उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह को हराया था। वो संसद में श्रम की स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। नायब सिंह सैनी का ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग में काफी प्रभावी है। यही नहीं, वो पूर्व सीएम मनोहर लाल के करीबी भी माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ऐन पहले बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट क्यों गया? जवाब खुद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल दे रहे हैं। ये जानकारी मिली कि अब उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है कि हम अलग से लोकसभा की सीटें लड़ेंगे। उसी में से आगे के सब निर्णय हुए हैं। यानी जेजेपी अब लोकसभा में अलग से चुनाव मैदान में उतरेगी। मैंने 6 महीने पहले से ही सार्वजनिक मंच से लगातार मैं बात कह रहा था कि बीजेपी जेजेपी में गठबंधन अपना समझौता तोड़ने का समझौता हो गया। अब सवाल कई और भी खड़े होते हैं, जैसे क्या इस बार बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीत पाएगी? वैसे जेजेपी और बीजेपी गठबंधन टूटने की वजह लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर हुए मतभेद को बताया जा रहा है। ये तय किया गया कि आज की जो कार्रवाई है पूरी तरह से इसका खुलासा किया। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि बीजेपी का 400 पार के लक्ष्य को साधने के लिए हरियाणा में उनका ये फॉर्मूला कितना कामयाब रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, मैं आपका चुनाव का प्रोफेसर आपको हरियाणा की राजनीति समझाना शुरू करता हूं और यहां पे आप A to Z हरियाणा की राजनीति समझेंगे। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि हरियाणा क्यों है महत्वपूर्ण। अगर आप देखेंगे कि 2014 के 19 के अंदर एनडीए ने 351 सीटें जीती थी और इस 351 सीटों में 10 में से 10 सीट जो है वो हरियाणा में जीती थी। मतलब 24 के अंदर अगर ये 400 का लक्ष्य प्राप्त करना है तो हरियाणा में 10 में से 10 सीट जीतना जरूरी है। अब ये इसको मैं और डिटेल में डिकोड करने वाला हूं और आप ये अब नेक्स्ट जो है अपने इस वक्त जो वीडियो वॉल के ऊपर नहीं कहूंगा, मैं आपके इस वक्त स्क्रीन पर देखने वाले हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप जाएंगे नेक्स्ट, मैं आना चाहता हूं यहां पे। अगर आप देखेंगे कि 2014 के अंदर 336 सीट एनडीए को मिली थी, 2019 के अंदर 351 सीट्स मिली थी। मतलब
336 से बढ़ के 351 हुआ और 2014 के अंदर 35% वोट शेयर और 2019 के अंदर 58% वोट शेयर। मतलब जहां बीजेपी ने हरियाणा के अंदर सीटें बढ़ाई हैं, एनडीए की लोकसभा के अंदर भी सीटें बढ़ी हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। 7 सीटें 2014 के अंदर 301 से ज्यादा सीट आई थी एनडीए की, 10 सीटें लोकसभा के अंदर हरियाणा के अंदर 350 का आंकड़ा बीजेपी ने क्रॉस किया था, एनडीए ने क्रॉस करा था। मतलब हरियाणा मजबूत अनिवार्य है 400 के लिए। अब यहां पे आप कास्ट वाइज वोटिंग समझिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें मैं थोड़ा 1 मिनट रहना चाहूंगा। 2014 के अंदर 51% नॉन जाट वोट जो है वो बीजेपी की तरफ गया था। वहीं 2019 में दर्शकों 74% ये बढ़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो 7 सीटें आई थी उसमें सिर्फ 51% नॉन जाट, और याद रखिए जो करंट चीफ मिनिस्टर नए बने वो भी एक नॉन जाट है, सैनी है। और 2019 में जब बीजेपी ने 10 सीट जीती थी 74% हुआ था। दूसरा, पहले हरियाणा की राजनीति जाट डोमिनेटेड थी, 25% टोटल जाट पॉपुलेशन आती है, पर 2014 में बीजेपी को यह वोट सिर्फ और सिर्फ 19% मिला था, जो बढ़ के 2019 में 50% हुआ था। मतलब जाट वोट और नॉन जाट वोट दोनों बढ़ा। साथ में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वोट है एससी वोट दोस्तों, ये 19% सिर्फ हुआ था 2014 में और 2019 के अंदर 58% हुआ था। मतलब हरियाणा के अंदर बीजेपी ने 10 में से 10 सीट तब जीती थी जब मेजॉरिटी अधिकतर नॉन जाट वोट उसको मिला था, अधिकतर एससी वोट उसको मिला था और आधा जाट वोट मिला था। मतलब बड़े तीनों थे, पर मेन जो था स्विंग वोट था जिससे 7 से 10 सीट हुई, वो नॉन जाट वोट था। इसीलिए मनोहर लाल खट्टर के बाद भी बीजेपी ने नॉन जाट सीएम ही बनाए, जाट सीएम नहीं बनाए। इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं नेक्स्ट पे आना चाहता हूं जो आपको समझने की जरूरत है कि कौन से एरिया के अंदर कौन निर्णायक है। तो अगर ये मैप देखेंगे आप, और मैं चाहूंगा अंबाला के अंदर एससी, कुरुक्षेत्र के अंदर जहां से करंट चीफ मिनिस्टर आते हैं जाट सिख डोमिनेटेड है, पर यहां पे वो 3 लाख वोट से जीते थे क्योंकि नॉन जाट कंसोलिडेशन हुआ था और 50% जाट वोट जो है बीजेपी को मिला था। तीसरे पे मैं आना चाहता हूं करनाल, अगर आप देखेंगे यहां पे भी जाट वोट के साथ में ब्राह्मण वोट डोमिनेट होता है। सोनीपत के अंदर जाट वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां 5 लाख जाट वोट आता है, जहां से भूपेंद्र हुड्डा पिछली बार चुनाव हारे थे क्योंकि जाटों ने पिछली बार बीजेपी को वोट डाला था। रोहतक से जहां से भूपेंद्र हुड्डा के लड़के जो है दीपेंद्र हुड्डा पहली बार चुनाव हारे थे और अराउंड 10,000 से कम वोट से हारे थे और सिर्फ जाट मैटर करता है। तो ऐसा नहीं था कि पिछली बार जाटों ने बीजेपी को वोट नहीं डाला था। ये पूरी बेल्ट है जो हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ की, जहां पे पूरा जाट ब्राह्मण वोट डोमिनेट करता है, अहीर वोट डोमिनेट करता है, नॉन जाट वोट भी 50% से जाता है हर जगह। यहां बीजेपी ने स्वीप किया था। गौर करने वाली बात यह कि यह बताया जाता है, जो गलत बताया जाता है कि जाटों ने बीजेपी को 2019 में वोट नहीं किया था। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जाटों ने 2019 में बीजेपी को वोट किया था। इसीलिए रोहतक की सीट दर्शकों, जहां भूपेंद्र हुड्डा के लड़के कभी नहीं हारे थे, वो पिछली बार हारे थे। मतलब बीजेपी के लिए जाट वोट जरूरी है, पर उसके लिए अनिवार्य यह है कि नॉन जाट वोट जो है वो 70% से ज्यादा, 80% से ज्यादा बीजेपी की तरफ डले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सक्लूसिव अगर आप मैप देखेंगे 24 की सरकार में, जहां पे हर जगह आपको पता चला है कौन सी जो कास्ट है वो डोमिनेट करती है। पर मुख्य बात यह है कि इन सब के अंदर ये जो पूरी ये बेल्ट है, ये जो पूरी बेल्ट बीजेपी ने 2019 के अंदर स्वीप करी थी, 50% से ज्यादा वोट शेयर से स्वीप करी थी, वो नॉन जाट वोट कंसोलिडेशन और 50% जाट वोट। पर ध्यान रहे कि ये जो रोहतक की सीट बीजेपी जीती थी वो 50% जाट वोट पर 90% तक नॉन जाट वोट की वजह से जीती थी। इसीलिए करंट चीफ मिनिस्टर नॉन जाट बने हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं नेक्स्ट पे आना चाहता हूं जो आपको समझने की जरूरत है। तो अभी तक आप 2 बातें समझे। पहली कि नॉन जाट वोट बीजेपी के लिए स्विंग वोट है हरियाणा का। दूसरा, जाट वोट भी बीजेपी को 50% तक वोट कर रहा है। अब मैं आना चाहता हूं कि आप फर्क देखिए। 14 में बीजेपी ने 7 सीट जीती थी और 19 के अंदर बीजेपी 10 सीट जीती थी। वो क्या स्थिति थी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे 14 की मैं सीटें दिखाऊं, अंबाला 14 और 19 दोनों में बीजेपी जीती थी, कुरुक्षेत्र 14 और 19 दोनों में बीजेपी जीती थी, करनाल दोनों में जीती थी, सोनीपत जो है वो 2019 के अंदर जीती गई थी। अब आप ये देखिए जो जाट बेल्ट थी, सिरसा
अगर आप देखेंगे 2014 में वो बीजेपी सीट नहीं जीती थी। क्यों? क्योंकि जाट वोट, जैसे मैंने आपको बताया था, 19% तक बीजेपी पे गया था और नॉन जाट वोट भी 70% नहीं पड़ा था। इसीलिए इस सीट पे सिरसा में 2014 में नुकसान हुआ था। उसके बाद बीजेपी ने नॉन जाट पे हैवी फोकस किया और वो सीट जीती। और अगर हिसार में भी आप देखेंगे और रोहतक में भी देखेंगे, हिसार और रोहतक के अंदर बीजेपी के लिए जाट वोट के साथ में नॉन जाट वोट इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे 10 सेकंड रहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं आपको कि ये दोनों स्विंग सीट है। हिसार और रोहतक जो है स्विंग सीट्स है और यहां पे 50% तक जाट वोट बीजेपी को डलना जरूरी है और नॉन जाट वोट जो है वो 80% तक डलना जरूरी है। 19 में हुआ, दोनों सीटें जीती, 14 के अंदर नहीं हुआ, नहीं जीत पाई। इसीलिए हिसार और रोहतक बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर हरियाणा में बीजेपी को 10 सीट जीतनी है, उसमें हैवी फोकस हिसार और रोहतक के अंदर करने की जरूरत है, जिसका जो मेन कार्य है कि यहां पे उनको 90% तक 80% तक नॉन जाट वोट लेना पड़ेगा। और इसीलिए स्विंग सीट्स के ऊपर मैं जो है आना चाहता हूं। जो हरियाणा की राजनीति की मेन स्विंग सीट्स हैं वो है सिरसा, हिसार और रोहतक। ये तीनों को मैं स्विंग सीट इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे जाट और नॉन जाट वोट दोनों इंपॉर्टेंट है। 50% तक जाट वोट अगर बीजेपी को ये सीटें जीतनी है और 80% तक नॉन जाट वोट लाने की जरूरत है। तभी रोहतक जो हुड्डा का एक समय गढ़ हुआ करता था, 2019 में 10,000 वोट से कम की मार्जिन में बीजेपी को मिला। मतलब जाट वोट भी पड़ा पर नॉन जाट वोट एक तरफा बीजेपी को पड़ा। ध्यान रहे हरियाणा की राजनीति में जाट 25% तक आते हैं और 75% नॉन जाट वोट आते हैं और इसीलिए जाट वर्सेस नॉन जाट की जो राजनीति हमेशा हरियाणा में चलती आई है, इसके A to Z आप समझिए। जाट वोट अगर आप देखेंगे 25% आता है, गैर जाट वोट जिसकी मैं बात कर रहा हूं 75% आता है। बीजेपी ने हरियाणा के पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से चेंज किया और पहले कांग्रेस जो है वो जाट सीएम दिया करती थी, जाट वोट 90% कांग्रेस को डलता था और ये जो वोट था वो बटा रहता था अलग अलग पार्टीज में। बीजेपी ने 19 में 14 के बाद इस प्रक्रिया को शुरू किया और 19 में ये 75% का जो वोट है इसको 80% तक बीजेपी के खेमे डलना शुरू किया। इसके कारण जो जाट वोट था जो हरियाणा की राजनीति को निर्धारित करता था उसका इंपैक्ट कम हुआ। तो बीजेपी ने 25% के बजाय 75% की राजनीति की स्ट्रेटेजी अप्लाई करी और इसीलिए मैं आना चाहता हूं नेक्स्ट पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है इन तीनों स्विंग सीट्स की मैं जो बात करूंगा। और वो तीनों स्विंग सीट्स जो है कि कहां पे जाट वोट सबसे ज्यादा निर्धारित है। मतलब ये सीटें सिर्फ और सिर्फ नॉन जाट वोट से बीजेपी नहीं जीत सकती। वो है सिरसा, वो है सोनीपत, वो है रोहतक और वो है भिवानी महेंद्रगढ़। तो 2019 में जब 50% जाट वोट बीजेपी को पड़ा था तब सिरसा जीत पाई, सोनीपत जीत पाई, रोहतक जीत पाई, भिवानी जीत पाई। 2014 के अंदर जहां पे अगर आप देखेंगे, मैं पहले अगर आप देखेंगे सिरसा में 4 लाख जाट, भिवानी महेंद्रगढ़ में 6, सोनीपत में 5 और रोहतक में 6 लाख। मतलब ये 50% इन सबका वोट बीजेपी को 2019 में पड़ा था। 14 में ऐसा नहीं था, इसीलिए रोहतक की सीट, सोनीपत की सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। इसीलिए अगर मैं मार्जिन की बात करना चाहता हूं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है और वो यहां पे आप देखेंगे रोहतक के अंदर क्योंकि जाट वोट बीजेपी को 50% गया था, 80% नॉन जाट वोट गया था, तब जाके भी मार्जिन 7,500 हुई थी। मतलब अगर नॉन जाटी वोट से बीजेपी को पड़ता तो बीजेपी ये सीट नहीं जीत पाती। सोनीपत के अंदर अगर आप देखेंगे 1.5 लाख की मार्जिन से जीती गई, ये भूपेंद्र हुड्डा की सीट है। मतलब यहां नॉन जाट वोट 80% तक पड़ा और 80% नॉन जाट वोट की वजह से जो जाट वोट एक तरफा भूपेंद्र हुड्डा जी को पड़ता था वो उसका इंपैक्ट चुनाव के नतीजे में नहीं हो पाया और ये बहुत बड़ा कहना जा रहा था कि हरियाणा की राजनीति में चेंज था। और बाकी की 8 सीट में आप देखिए मार्जिन बीजेपी की 3,20,000 है। मतलब ये नॉन जाट वोट की वजह से बीजेपी 8 सीट तो उसकी कंफर्म ने अगर वो 80% वोट पड़ जाता है और क्योंकि मार्जिन 3,20,000 की मोदी फैक्टर के साथ में कांग्रेस को इसको कम करना मुश्किल के ही नहीं नामुमकिन के करीब है। तो जो ये दोनों सीटों पे पूरा का पूरा समीकरण बैठेगा और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि अगर मैं पूरा कास्ट समीकरण बताऊं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में 27% जो जाट है वो 27% आते हैं। 33 सालों तक जाट सीएम बना करता था हरियाणा में। बीजेपी ने पूरी पॉलिटिक्स की स्ट्रेटेजी को चेंज किया।
गैर जाट आबादी जो है वो 75% तक आती है और उसको इतने समय के बाद में मुख्यमंत्री मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे कि मैं कह रहा हूं कि जो बेसलाइन है पॉलिटिक्स की वो चेंज की गई। और अगर मैं बात करूं तभी अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो जो नॉन जाट सीएम हरियाणा के अंदर हुए हैं वो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि मैं कहना चाहता हूं कि भगवंत राज दयाल शर्मा जी हुए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बनारसी दास गुप्ता जी हुए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भजन लाल हुए हैं और ये सब बहुत पहले हुए हैं। और उसके बाद बात करूं मनोहर लाल खट्टर हुए हैं, इसमें काफी समय का गैप आया है। और इसके बाद अब नायब सिंह सैनी हुए हैं। मतलब इतने साल की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ 5 नॉन जाट सीएम बने जिसमें भी इतना लंबा गैप आया है, इसीलिए बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं क्यों बताना चाहता हूं, मैं एक बार लोकसभा और असेंबली में बताऊंगा फर्क क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिक है और ये आपको समझने की जरूरत है। 2019 में 58% बीजेपी का वोट था दोस्तों, मतलब 58। ये अगर आप पूरे देश में देखेंगे तो टॉप 5 राज्य जिसमें बीजेपी का वोट शेयर सबसे ज्यादा था, हरियाणा उसमें फीचर करता है। 10 सीट आई। अब मैं फर्क बताऊंगा आपको क्या है। 36% था 2014 में, 20% से बढ़ा। और ये 20% इसीलिए बढ़ा क्योंकि जो गैर जाट वोट है, आप ये देखिए, जो 55% डला था 2014 में, वो बढ़ के 80% तक डला। जो सिर्फ 35% जाट वोट 2014 के अंदर पड़ा था, वो बढ़ के 55% हुआ। मतलब ये नेसेसरी कंडीशन है, ये अनिवार्य कंडीशन है गैर जाट वोट की। अगर ये 80% डलना जरूरी है तो बीजेपी 8 सीट के बेस पे आ जाती है, 7 सीट के बेस पे आ जाती है। अगर इसके साथ में 35% जाट वोट से शिफ्ट होकर अगर 55% तक जाट वोट पहुंच जाता है तो फिर बीजेपी 10 के 10 सीट छू लेती है। तो ये दोनों जो है ये आपको समझने की जरूरत है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मेरा आपके चुनावी प्रोफेसर का फाइनल विश्लेषण के पहले आपने बड़ी बात क्या जानी? बड़ी बात आपने ये जानी कि बीजेपी के लिए गैर जाट वोट अनिवार्य है और जाट वोट भी 50% तक लेना है। तो इस बार अगर 10 सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतना चाहते हैं तो उसके लिए क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का बेसलाइन होगा जो आपको जानना पड़ेगा, वो ये है कि 80% तक गैर जाट वोट अगर बीजेपी को डलता है तो बीजेपी मिनिमम 7 से 8 सीट के बेस पे आ जाती है। और अगर मैं बात करना चाहूंगा कि जो जाट वोट है वो अगर स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट ऐसे हो जाता है इस बार कि किसी भी पार्टी को 50% से कम जाट वोट मिलता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी 10 में से 10 सीट जीत जाएगी। क्योंकि ध्यान रहे कि जेजेपी इस बार अलग लड़ रही है, मतलब जाट वोट को पाने की 3 पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी। और अगर ऐसी स्थिति में ये जाट वोट अगर 50% से कम किसी भी पार्टी को पड़ता है, इसका यह मतलब होगा कि जाट वोट का इंपैक्ट 2024 में 2019 से कम होगा हरियाणा की राजनीति में। तो ये जो है ये हरियाणा में बेसलाइन बीजेपी की तय करता है 8 सीट का, इसीलिए एक नॉन जाट को सीएम बनाया है। और याद करिए चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, जिससे जाट्स के अंदर भी ये सेंटिमेंट जाए कि बीजेपी उनके लिए खड़े रहती है। और इसी के कारण इस बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर अपने वोट शेयर को बढ़ाने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रही है। तो ये 10 में से 10 का प्लान क्या है? 10 में से 10 का प्लान दोस्तों ये है कि 80% नॉन जाट वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खेमे में 2024 में करना चाहते हैं। और बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि कोई भी जाट वोट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 40%, 45% से ज्यादा नहीं पड़े। आज की क्लास के अंदर आपने जान लिया कि बीजेपी 7 से 8 सीट से 10 सीट के आंकड़े को छूने की कोशिश पूर्ण रूप से कर रही है, जिसकी चाबी नॉन जाट वोट और साथ में का कंसोलिडेशन और जाट वोट के स्प्लिटिंग में। कल मेरी चुनावी क्लास में मैं आपका फिर से प्रदीप भंडारी, आपका चुनाव का प्रोफेसर, 24 की सरकार में आपका इंतजार करूंगा। हर तथ्य यही है, हर डेटा यही है और सब कुछ 24 के बारे में यही जी न्यूज पे 24 की सरकार। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।